Hello and welcome to Income Tax Gurukul. We are going to discuss now the retirement benefit. रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर हम चार पांच टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज ग्रेचुटी, जो आज हम करने वाले हैं. सेकंड वन, ग्रेचुटी के बाद हम पढ़ेंगे पेंशन के बारे में, कितना टैक्स करना है, उसका कितना टैक्स नहीं होगा. उसके बाद लीव इनकैशमेंट, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा. एक वन ऑफ द बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिलता है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सुपर एन्युएशन. सुपर एन्युएशन जो एक्चुअल में रिटायरमेंट होता है, जो एक्चुअल रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन ही होता है. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेचुटी के बारे में. तो ग्रेचुटी में सबसे पहले मैंने जो ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया है उनके बारे में आपको बताता हूँ. देखा जाए तो बेसिकली ग्रेचुटी एक वॉलंटरी पेमेंट होती है जो एक एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय को. किस चीज के लिए पे करता है ग्रेचुटी? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ग्रेचुटी मींस ग्रेटिट्यूड. कोई आदमी आपकी कंपनी में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है एम्प्लॉयर के साथ, तो उसको कुछ जब वो रिटायर होके जा रहा है, जब आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है वो, तो एज ए ग्रेटिट्यूड कुछ उसको पेमेंट की जाती है, एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस की, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं. लेकिन पहले तो ये एक वॉलंटरी पेमेंट होती थी, लेकिन आजकल एक पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट ही बन जाता है. और इवन इसके ऊपर एक एक्ट भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. कैसे उसके टर्म एंड कंडीशन रहेंगे उसके ऊपर पूरा एक्ट है, उसके हिसाब से पूरा सब कुछ डिस्कस होता है. तो आजकल ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय को एक एग्रीमेंट होता है, उसको ग्रेचुटी मिलती है ऑलमोस्ट. तो इसके अंदर दो केसेस रहेंगे ग्रेचुटी के अंदर. फर्स्ट केस विल बी दैट इज एग्जम्प्टेड. एग्जम्पशन हमें निकालना है ग्रेचुटी में कितना एग्जम्प्ट रहेगा. सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं. तो देखो, हमने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ा था, और वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट जो 10-10 भी और 10-10 से था. तो यहाँ पे 10-10 तो मैंने पहले बताया था, जो सेक्शन 10 इटसेल्फ द एग्जम्पशन. तो एग्जम्पशन की लिमिट है इसके अंदर. तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना रहता. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड द पेंशन कोड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. डिफेंस सर्विस वालों का, प्लस डिफेंस सर्विस के साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, उनको सबको एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 उसका सेक्शन आई. उसके बाद हम दूसरे एम्प्लॉयज की बात करते हैं. तो एक एम्प्लॉय हमारा कवर हो गया, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. अब बात करते हैं, अब उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय आते हैं. प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय में भी सबसे पहले जो आता है वो कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. ग्रेचुटी एक्ट है, इसके अंदर जो पेमेंट कवर रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. तो दो चीजें रहेंगी. अब दो तरह के एम्प्लॉय रहेंगे प्राइवेट सेक्टर के ही, या तो वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर है या फिर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है. तो दोनों की अलग अलग रहेंगी एग्जेम्पशन की लिमिट. अब एग्जेम्पशन की लिमिट क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूँ. ये वाली 20 लाख आपने देखा था, वीआरएस में कितना था 5 लाख, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में कितना था 5 लाख, यहाँ पे कितना बेटा 20 लाख. उसके बाद एक्चुअल में ग्रेचुटी रिसीव्ड, उसमें भी जो वीआरएस में भी एक्चुअल में वीआरएस कंपनसेशन जो कितना एक्चुअल में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. तो ये दो चीजें तो ऑलमोस्ट हर जगह रहते हैं. तो तीसरी चीज जो मैटर करती है, यानी उनमें मैंने बताया था दूसरी चीज जो मैटर करती है वही सबसे इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे भी जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है ये, और जो कवर्ड नहीं है, तो उसमें पहला और दूसरा पॉइंट दोनों में सेम है. फर्क कहाँ पे पड़ता है? तीसरे पॉइंट से. और यही पॉइंट अब हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे. तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी. कुछ चीजें तो देखो आपको कोई लॉजिक है नहीं, उन्होंने कहीं पे सैलरी की डेफिनेशन कहीं कुछ ले रखी है, कहीं पे वो चीजें तो याद करनी पड़ेगी. एक्ट में लिखा है, उसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं गया है. आल्सो डोंट नो द लॉजिक कि क्यों एक्ट के अंदर इतना इसको, भाई एक जगह पे सैलरी बना के बता दो ना कि ये सैलरी हर जगह की सैलरी की डेफिनेशन ये रहेगी, हर बार आप क्यों चेंज कर रहे हो. तो वो तो मुझे समझ में आता नहीं, बट हम कोशिश करेंगे इसको जितना से जितना आपको एक्सप्लेन किया जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े, तो इतनी हम कोशिश कर सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. पहली चीज जो ध्यान रखो इसके अंदर, 15 डेज की सैलरी. चलो सर, 15 डेज की सैलरी का तो पता चल गया, क्योंकि हमने वीआरएस के अंदर भी पढ़ा था और किसके अंदर पढ़ा था, आरसी के अंदर भी पढ़ा था 15 डेज का सैलरी. एक मिनट,
15 डेज का सैलरी तो पता चल गया कि 15 डेज का सैलरी। अब क्या, अब इसमें भी दिन, एक महीना, आप बोल रहे थे कि आपने उसके अंदर पढ़ा था रिटर्निंग कंपनसेशन में कि जो आधे महीने की सैलरी के बराबर मिलता, तो क्या इसमें भी आधा महीना मतलब क्या 30 दिन रहेंगे? नहीं, ये भी इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट, इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो सीधा सीधा लिखेंगे 15/26। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी है? 26। एक महीने में कितने दिन माने जाएंगे? 26 दिन, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था उसका लॉजिक। तो 15/26। अगर आपको इस लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप पहले जाके जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का जो मैंने पढ़ाया था, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 15 दिन की सैलरी। अब बात करते हैं 15 दिन का मतलब समझ में आ गया। सर सैलरी का मतलब क्या है? अब सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी के अंदर बेटा बेसिक सैलरी आएगी प्लस डियरनेस अलाउंस आएगा। अच्छा, डियरनेस अलाउंस में क्या, वो सर जो फॉर्मिंग पार्ट रहेगा एम्प्लॉयमेंट का, जो फॉर्मिंग पार्ट है वो आएगा? नहीं, पूरा का पूरा डियरनेस अलाउंस आएगा। क्या इसमें कमीशन आता था? कमीशन आएगा? नहीं। क्या इसमें परक्विजिट आते थे? परक्विजिट आएगा? नहीं। क्या इसमें अलाउंसेस आते थे? अलाउंसेस नहीं आएगा? नहीं, वो कुछ भी नहीं आएगा। जो हमने पहले पढ़े थे परक्विजिट निकालने के, उनके वैल्यूएशन करने के टाइम पे जो सैलरी की डेफिनेशन थी, एचआरए के टाइम पे जो डेफिनेशन पढ़ी थी, और जो वीआरएस और आरसी के टाइम पे, उनमें से सबसे डेफिनेशन में जो सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद बात आती है लास्ट ड्रॉन सैलरी। सो लास्ट ड्रॉन सैलरी कौन सी सर? लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी कौन सी? अगर मान लो कि आप रिटायर हो रहे हो 15 जून को, ठीक है, 15 जून को लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसका पूरा एक महीने की, एक महीने की, यानी कि 15 जून से पहले क्या आता है? मई। 15th जून टू 15th मई की 1 मंथ की सैलरी विल बी द लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है? ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब ये मतलब समझ लो कि अगर आपने कहीं पे जॉब करी है वो 20 साल है और 5 महीने करी है, 20 साल और 5 मंथ्स, या फिर आपने जॉब करी है वो 20 साल प्लस 7 मंथ, या आपने जॉब करी है 20 साल प्लस 6 मंथ एग्जैक्ट, पार्ट दे रहा इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ, कंप्लीटेड ईयर यहाँ पे कितना माना जाएगा? सिर्फ 20 साल। समझ में आ गया सर? यहाँ पे 6 साल से अगर ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा है, तो यहाँ पे 21 साल, और यहाँ पे पूरा 6 मंथ है तो कितना मानेंगे? 20 साल। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में पूरे के पूरे जो, अगर वो 6 महीने से ज्यादा है तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अगर 20 लाख का हमें पता चल गया, ग्रेचुटी रिसीट का पता चल गया, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ यहाँ पे 15 दिन की सैलरी और एक महीना कितने का? 26 दिन का, ठीक है। अब सैलरी की डेफिनेशन में क्या? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस पूरा विद फॉर्मिंग पार्ट और नॉट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट ड्रॉन सैलरी, एक महीने की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो लेनी पड़ेगी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल उसने काम किया, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसमें पार्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बता भी रखा है सैलरी का पर्पज है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और नंबर ऑफ डेज इन द मंथ फॉर दिस पर्पज शैल बी टेकन एज 26, जो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वो बात करते जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं आती, कवर्ड नहीं है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड नहीं। उसके अंदर जो पहली दो कंडीशन है वो तो बेटा सेम ही रहेगी। यहाँ पे देखो, पहली कितनी है? 20 लाख, दूसरी कितने? ग्रेचुटी रिसीव्ड। यहाँ पे भी क्या थी? 20 लाख एंड ग्रेचुटी रिसीव्ड, वो तो ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और इसमें ना वर्ड बाय वर्ड हम इसको तोड़ेंगे। हाफ मंथ सैलरी, फिर से कर देता हूं इसको मैं। हाफ मंथ सैलरी, अब आधे महीने की सैलरी है बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ
10 months average salary immediately preceding the month of retirement or death. रिटायरमेंट और डेथ, एक मिनट दूसरा कलर यूज करते हैं। पहले हाफ मंथ सैलरी के मैं बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। हाँ जी, सो हाफ मंथ सैलरी विल बी 15 दिन की सैलरी और डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं, जो मैंने आपको पहले भी लास्ट के चैप्टर में बताया था कि अगर एक्ट के अंदर है तो 26 दिन लेंगे एक महीने के अंदर, क्योंकि 26 दिन एम्प्लॉई जो लेबर है उसको बेनिफिट करता है। अगर एक्ट के अंदर कवर नहीं है तो उसके अंदर पूरे के पूरे 30 दिन लेंगे, तो 15 बटे में 30, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 गुना में, ठीक है। लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, ठीक है, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ, और उसमें कौन सा महीना लेना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज गेटिंग रिटायर्ड, पहले वाला एग्जांपल ही लेके चलते हैं हम लोग, कब रिटायर हो रहा है, मान लो कि वही 16 जून को रिटायर हो रहा है, तो ये वाला महीना नहीं लेंगे हम, पूरा महीना 16 जून मान लो 2022 को रिटायर हो रहा है, तो 16 जून को छोड़ के उससे पहले वाला महीना कौन सा रहेगा, मई का, तो मई का जो महीना रहेगा उससे पहले वाले 10 महीने लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फेब, जैन, और उसके बाद 2021 के दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, ये 10 महीने आपको लेने हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो जून वाला महीना है इसको छोड़ देना है, वही इसके अंदर लिखा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, जबकि यहाँ पे एज सच कुछ भी लिखा नहीं था, लास्ट जॉन सैलरी सीधा सीधा लिखी थी, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि उस महीने से पहले वाले महीने लेने, प्रीसीडिंग मत लेना, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे एक महीना ले लिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो ना ये जो थर्ड पॉइंट है यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अगर ये आप चीज समझ में आ गई, ये आपको अच्छे से पल्ले पड़ गया, तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर चलो ठीक है, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी तो हमने निकाल ली। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर 6 महीने से ज्यादा है तो उसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर फॉर एग्जांपल बात करें हम, अगर यहाँ पे किसी ने 20 साल 5 महीने काम किया, किसी ने 20 साल और 7 महीने काम किया, तो भी यहाँ पे 20 साल मानेंगे कंप्लीटेड ईयर, यहाँ पे भी कितना मानेंगे, 20 साल ही कंप्लीटेड ईयर मानेंगे। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, लास्ट 10 मंथ की, यहाँ पे 10 मंथ की सैलरी, ठीक है, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला, और जो कंप्लीट ये नॉट कवर्ड, ये नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अगर कवर्ड है तो वहां पे 15 बाई कितना आएगा 26 इंटू लास्ट डॉन सैलरी इंटू में कंप्लीटेड ईयर, अगर 6 महीने से ज्यादा तो वो ऐड कर देना। तो दोनों फॉर्मूला के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। लेकिन अब बोलोगे कि सर आपने वो तो बता दिया था, उसमें तो सैलरी, यहाँ पे जो आपने बताया सैलरी, यहाँ पे जो 10 मंथ के एवरेज सैलरी, उसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर बेटा सैलरी की डेफिनेशन में बेसिक आएगा और डियरनेस अलाउंस आएगा और क्या आएगा, कमीशन आएगा, जो एचआरए के केस में हम निकालते थे। और इस डियरनेस अलाउंस के अंदर भी सिर्फ वो डियरनेस अलाउंस आएगा जो एम्प्लॉयमेंट का, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे आपको दोनों के अंदर ध्यान रखना है, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। आज मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, लेकिन जब इन फ्यूचर में जब आप 1 महीना 2 महीने के बाद उसके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा। ये चीजें बहुत ही, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बना दिया है, ये हमें बार बार प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस में भी क्या है, जो टर्म ऑफ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन के अंदर भी वो क्या, जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब इसके अंदर
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं मैं। ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल। हमेशा रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ग्रेचुटी मिलेगी तो ही वो एग्जेम्प्ट रहेगी एज पर दिस जो हमने कंडीशन बताई है, जो 3 कंडीशन बताई है उसके हिसाब से। अदरवाइज ड्यूरिंग द सर्विस अगर ग्रेचुटी मिलती है, मोस्टली नहीं मिलती, अगर मिलती है तो वो फुली टैक्सेबल रहेगी। कीप दैट इन माइंड। ओके, द नेक्स्ट वन इज वेदर ग्रेचुटी रिसीव्ड फॉर, अगर 2 से ज्यादा एम्प्लॉय से मिली है इन द सेम ईयर, जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात ये नहीं कि आपने 2 एम्प्लॉय से मिला, एक साल में 2 एम्प्लॉय से मिल गया, एक एम्प्लॉय से आपने 20 लाख की कंडीशन लगा के अलग निकाल दिया, दूसरे एम्प्लॉय से मिला, सॉरी एम्प्लॉयर से मिला, उसके आपने अलग निकाल दिया, नहीं, ओवरऑल एग्रीगेट अमाउंट 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय से आपको मिला और एक एम्प्लॉय से मिल गया 15 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया है, ठीक है, अब आपके पास टोटल 20 लाख तक मिल सकता है, तो अब 5 लाख तक का ही बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर यहाँ पे आपको 7 लाख मिले हैं तो 2 लाख के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगी नहीं, उसका टैक्स दे दो, बस सिंपल एज इट इज। तो कर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन ग्रेचुटी इज रिसीव्ड इन अर्लियर ईयर, पहले किसी आदमी से मिल गई, पहले साल में एक एम्प्लॉयर से मिल गई और बाद में रिसीव हुई दूसरे एम्प्लॉयर से किसी दूसरे साल में, मान लो 4-5 साल के बाद उसको फिर से रिसीव हो गई, तो लिमिट ऑफ 20 लाख विल बी रिड्यूस्ड बाय, जो पहले एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपने एक कंपनी में काम किया 15 साल के लिए और 15 साल काम करके आपको ग्रेजुएटी मिल गई और ग्रेजुएटी कितने लाख की मिल गई, 12 लाख का एग्जेम्प्ट हो गया, 12 लाख तक की एग्जेम्प्ट हो गई। अब आपके पास टोटल कितने का एग्जेम्प्ट मिल सकता है, 20 लाख का, और 20 लाख में से 8 लाख बच गए। अब 15 साल आपने किसी और दूसरी जगह पे काम किया, दूसरे एम्प्लॉय, तो वहां से आपको ग्रेजुएटी मिली कितनी, वहां से भी 12 लाख ही मिली, वहां से भी कितनी मिली, 12 लाख ही मिली। अब हमारी लिमिट बची कितनी है, सिर्फ 8 लाख, तो 8 लाख रुपए तक ही एग्जेम्पशन मिल सकता है। इसका मतलब ये हो कि बाकी के 4 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप 20 लाख तक के अमाउंट का ही बेनिफिट ले सकते हो, चाहे आप एक बार लो, चाहे 2 बार 3 बार, जितने भी एम्प्लॉयर से आपको मिल रहा है। वो फिर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप याद रखो ऐसा सब कुछ वीआरएस के अंदर नहीं था। जो 5 लाख की लिमिट ऐसे नहीं थी कि एक बार आप वीआरएस ले सकते हो बस, उसके बाद आप वीआरएस में वो बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने पे ना पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या करें इसको, देखो बेसिक सैलरी कितनी है बेटा, यहाँ पे बेसिक सैलरी कितने है, 40,000 पर मंथ। तो प्राइवेट पहला ये पूछा क्या इसके अंदर, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, वहां पे कवर है, ठीक है। तो यहां पे करके देखते हैं, अगर कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो उसके अंदर पहली और दूसरी कंडीशन छोड़ दो, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो उसके अंदर सैलरी का मतलब क्या होता है, पेमेंट अंडर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर सैलरी इज इक्वल टू, एक मिनट, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए, और यहाँ पे बेसिक कितना है 40,000, 40,000 प्लस डीए कितना है 10,000। क्या वो फॉर्मिंग पार्ट लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना है कि नहीं लेना, तो मैंने आपको बताया था जब वो अंडर एक्ट कवर्ड है तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा डीएनएस अलाउंस लेना, तो कितना हो जाएगा बेटा 10,000, तो कितना हो गया टोटल सैलरी कितनी होगी 50,000, ठीक है। अब उसके अंदर आता है पहले 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है। अब यहां पे लिखी हुई है 50,000 और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो सीधा आपको क्या लिख दोगे 50,000 इंटू में, अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, सर्विस कितने साल की है, देखो 26 साल 8 महीने, तो यहाँ पे कितना ले लोगे 27, तो ये आ गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट। हम पूरा करेंगे इसको, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं बस, ये आ गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अगर यही केस में अगर वो कवर नहीं होता, अगर वो कवर नहीं होता तो सैलरी क्या होती बेटा, बेसिक प्लस डीए
प्लस कमीशन, और डीए के अंदर सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट। तो बेसिक कितनी है 40,000, डीए कितना है 10,000, लेकिन 70% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 70%, तो 10,000 का 70% कितना हो गया 7,000, प्लस 1% कमीशन भी लेना है। कमीशन कितना 1% ऑफ टर्नओवर, और 12 महीने का कितना है 1,50,00,000। लेकिन हमें तो महीने का निकालना है ना, 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी, तो पहले एक महीने की निकालेंगे। ठीक है, तो चलो मैं कैलकुलेशन करता हूं। यहाँ पे कितना है 1,50,00,000, कितना हो गया 15 लाख, 1,50,00,000 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ गया बेटा, एक महीने का आ गया 12,50,000। ठीक है, अब ये आ गया एक महीने का, अब उसका 1% लेना का 1% कितना आ जाएगा, 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ पे, 12,500 रुपए। ठीक है, वो करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये 1,50,00,000 ही था ना, एक मिनट, 1 करोड़, देखो कैलकुलेशन में ऐसे ही कुछ होगा, आप एक बार देख लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 3 3 6, हाँ, डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 1%, 12,500। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 12,500, तो टोटल 40,000। ठीक है, इक्वल प्लस 40,000 प्लस कितना 7,000, तो कितना आ जाएगा 59,500, 59,500 पर मंथ सैलरी आ गई फॉर 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 व्हेन इट इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। सैलरी की डेफिनेशन इतनी आएगी 59, यहाँ पे कितना आई थी 50,000, यहाँ पे कितना है 59,500। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 59,500, तो ये तो आपका हो गया अंडर द ग्रेच्युटी, ये नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, तो उसके अंदर बेटा कितना है 1/2 इंटू में 10 मंथ की एवरेज सैलरी। अब 10 मंथ तो इधर है ही नहीं, मतलब बताया नहीं 10 मंथ का डेटा, तो हम एक मंथ की और एक मंथ का अगर जो है पीछे भी पिछले 10 महीने की सेम ही सैलरी है, मान लो एक आदमी एक महीने में 50,000 रुपए ले रहा है और पिछले 10 महीने से उसने कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 50,000 ही ले रहे, तो एवरेज कितना आएगा 50,000 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 59,500, तो एवरेज निकालने की जरूरत है नहीं। इनटू में कंप्लीटेड ईयर सर्विस कितने हैं 26, और 26 में अगर 26 महीने 8, 26 साल 8 महीने हैं, तो 26 का 26 ही लेना है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दिस विल कम फॉर एग्जेम्प्टेड लिमिट। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोनों को। ऐसे नहीं करना, आपको मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा था। और यही केस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल एग्जाम जितनी भी अमाउंट मिली है पूरी की पूरी अमाउंट, और कितनी मिली है 12 लाख रुपए, पूरी की पूरी अमाउंट क्या होगी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखो 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 12 लाख है तो पूरी की पूरी फुल एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो सिंपल है। तो आप सोचोगे कि सर ये क्या है बोनस, इसका क्या मतलब 20,000 रुपए पर एनम का, ये फालतू की अमाउंट है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो फालतू की अमाउंट जो रहेगी जानबूझ के देते हैं। जैसे हम हमारी आदत क्या होती है, हमें 9 10 क्लास में जब मैथ्स के क्वेश्चन करते तो जो भी अमाउंट हमें मिली होती थी उसको हम यूज करना होता था, कोई भी फालतू की एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं रहती थी। बट यहाँ पे ऐसा मिलेगा बेटा टैक्सेशन में, कुछ भी आपको अमाउंट मिलेगी जिसका कोई यूज भी नहीं है। अब देखो कब रिटायर हो रहा है यहाँ पे, और तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, सारी चीजों का तो हमने यूज कर लिया बट इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो टैक्सेबल अमाउंट ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करने वो मैंने आपको बता दिया है, बट हम इसको करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे हम एग्जाम में करना है। ऐसे तो मैं एग्जाम में नहीं कर सकता ना, वो तो मैंने बता दिया समझा दिया कि भाई जब अंडर ग्रेच्युटी के अंदर कवर्ड है, जब ये कवर्ड है तो भाई कितना सैलरी लेनी है, जब नॉट कवर्ड है तो कितने लेने हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने शुरू में सारा समझा दिया था। अब हम इसको करेंगे पहला क्वेश्चन, व्हेन द प्राइवेट, दूसरा देखो इसके अंदर ये भी है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड द थर्ड वन इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे तो हो गया फुल्ली एग्जेम्प्ट, और कितना है 12 लाख का 12 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, कोई टैक्स नहीं देना आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वन, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो पहली लिमिट तो ये, इनमें से तीनों लेनी है। तो एनी डेथ कम रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट टू द टैक्स द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहली तो लिमिट ये, दूसरी लिमिट के कितनी ग्रेच्युटी मिली।
अब लिमिट है आपकी 20 लाख की, आपको मिली है 12 लाख, आप कहोगे कि सर 8 लाख रुपए हमें कम मिला है, तो क्या माइनस हो गया 8 लाख, क्या मुझे सरकार देगी? सरकार नहीं देने वाली कुछ भी, कभी भी एग्जेम्पशन जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कीप इट इन माइंड। उसके बाद 15 दिन की सैलरी, और यहाँ पे पता है 15 दिन का मतलब कितना होगा, 15 दिन का मतलब कितना होगा बेटा, 15/26 इंटू बेसिक सैलरी हमने बता दी थी। बेसिक सैलरी कितनी होती है, बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डीए, पूरा डीए, और बेसिक कितना है बेटा 40,000, और डीए कितना है 10,000। फॉर्मिंग पार्ट है कि नहीं से फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये होगा लास्ट ड्राफ्ट सैलरी 50,000 इंटू इंटू में कितना आएगा 26 साल 8 महीने थे, तो कितना आएगा 27 साल। और इसकी कैलकुलेशन कर लो बेटा। कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास हमेशा कैलकुलेटर पास में रखो, और ताकि हमारे लिए इजी से, टाइम कंज्यूमिंग ना रहे। अब और ऐसे करने लगे तो 15 इंटू 50,000 इंटू 27 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 26, तो कितना आ गया बेटा ये 7,78,846। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख दो 7,78,846। और टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, तो 12 लाख में से क्या माइनस कर देंगे, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट था 7,78,846 माइनस करना बेटा एक बार इसको, 12 लाख में से माइनस कर देंगे 7,78,846, ये कितना आ जाएगा 4,21,154 रुपीज। ये अमाउंट टैक्सेबल रहेगी। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, जो नॉट कवर्ड, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। वही है, शुरू में कितना उसको मैक्सिमम कितना है 20,000, और कितना रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है 12 लाख। अब वही करना हाफ मंथ का सैलरी, और यहाँ पे पता है हाफ मंथ मतलब 1/2, 10 महीने का एवरेज सैलरी। अब 10 महीने का एवरेज, 10 महीने का तो पता ही नहीं, हमें पता है कि 40,000 रुपए उसको मिल रहे हैं, 40,000 मिल रहे हैं, प्लस उसमें 7,000 ही फॉर्मिंग पार्ट है डीए का, क्योंकि सैलरी की डेफिनेशन में ऐसा है, प्लस 12,500 रुपए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो है कमीशन का। और इसको अगर हम जोड़ते हैं 12,500 को जोड़ने पे कितना आएगा 59,500, कितना आएगा बेटा 59,500। तो यहाँ पे लिख दो 59,500। अगर 10 महीने, या तो फिर एवरेज निकालना है ना, तो फिर 10 महीने की सैलरी मिली होनी चाहिए ना, सब उनको सबको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक ही महीने की सैलरी, तो हमें क्वेश्चन में ओब्वियसली उसी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने साल से, यहाँ पे कितने साल उसने काम किया भाई साहब ने क्वेश्चन में, 26 साल 8 महीने, 26 साल 8 महीने, और 8 महीने फ्रैक्शन नहीं देना है हमें, ये बात ध्यान रखो। तो पूरा का पूरा कितना आएगा 26 साल। तो आप इस केस के अंदर देखो कैलकुलेशन करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13, और 59,500 इंटू में 13, तो कितना आ जाएगा 7,73,500 रुपीज। ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। और टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी, इसको 12 लाख में से, 12 लाख में से माइनस कर दो कितना 7,73,500, तो आ जाएगी बेटा 4,26,500 रुपीज। दिस अमाउंट इज टैक्सेबल अमाउंट, और दिस अमाउंट इज टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो आपको पता ही है वो क्या रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 0 रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी अमाउंट ही एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो फुल एग्जेम्प्ट रहेगी, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था। अगर यहाँ पे आपको कोई समझ में नहीं आया ग्रेच्युटी के अंदर, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा इनकम टैक्स गुरुकुल के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे भी, फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में और मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।